वेलकम स्टूडेंट। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो था हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ओके, टीआरएनए के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है कि टीआरएनए ये जो होता है मॉलिक्यूल, इट इज अ नॉन जेनेटिक आरएनए। ओके, अदर जो आरएनए है टाइप्स है आरएनए के, उनसे छोटा होता है साइज में, स्मॉलर इन साइज। हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में इसका जो परसेंटेज होता है एज कम्पेयर टू अदर, वो हमारा 10 to 20% होता है। मतलब टीआरएनए कितने प्रेजेंट रहेगा हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर में? 10 to 20% टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद में हमने बोला है कि स्मॉलर साइज है और स्मॉलर साइज होने की वजह से ये कितने मॉलिक्यूल्स, कितने न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है? ओके, कितने न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है? It is made up of from 70 to 80 nucleotide sequences are used for the preparation of tRNA molecule। tRNA molecule को बनाने के लिए 70 to 80 nucleotide sequences की जरूरत होती है। हमने इसे सोल्यूबल बोला था, हमने इसे बोला है कि ये सोल्यूबल आरएनए है। क्या है ये? सोल्यूबल आरएनए है। मतलब ये सोल्यूबल होता है स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल्स में सोल्यूबल होता है। इजीली इसको सेंट्रीफ्यूजन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं। ओके, देन इसकी साइड्स हमने देखी थी। मैं यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो हमने कल डिस्कस किया है। ओके, रफ डायग्राम में ये ड्रॉ कर रही हूँ, देख लो। देन यहाँ पे वेरिएबल नम प्रेजेंट है, दिस वन। ओके, तो ऐसा डायग्राम हमने टीआरएनए मॉलिक्यूल का देखा था। इसे हमने बोला था डी लूप। ओके, इसे हमने बोला है टी लूप। इसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीकोडॉन। ओके, यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्ट किए जाते हैं। ओके, ऐसे 4 डायरेक्शंस हमने देखे, ये वेरिएबल लगभग। ओके, तो ऐसे टीआरएनए के 4 साइट्स हमने देखे हैं। एक साइट जहां पे अमीनो एसिड बाइंड हो रहा है, इसीलिए हमने इसे अमीनो एसिड एक्सेप्ट बोला है। यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम हो रहा है। राइबोसोम को डिटेक्ट किया जा रहा है कि कौन सा राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। ये साइड ये काम करेगी। डीएचयू लूप बोला जाता है। इसके अंदर आपको नजर आएगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। यहाँ पे सबके सब अंदर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नजर आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप लोगों को पता है, ए कंबाइन विथ यू, सी कंबाइन विथ जी, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है इनसाइड द टीआरएनए। क्यों बनती है आप लोगों को पता है कि नॉर्मली आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, बट व्हेन इट इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, जब ये खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाता है, तो इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इन अ सम प्लेसेस। कुछ जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाती है। तो यहाँ पे भी टीआरएनए मॉलिक्यूल में सेम हुआ है कि यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इनसाइड द टीआरएनए मॉलिक्यूल बनी है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनी है, जिसे हमने एंटीकोडॉन बोला है। ये हमारा हो चुका है, मैं इसको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। तो एंटीकोडॉन यहाँ पे मतलब अनपेयर्ड सीक्वेंसेस बोलते हैं हम एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किसे बोला है हमने? एंटीकोडॉन किसे बोला है? अनपेयर्ड सीक्वेंसेस। कहाँ पे? ऑन टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर अनपेयर्ड जो सीक्वेंसेस है उन्हें हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। मतलब वो क्या करेगा? कोडॉन के साथ कंबाइन करेगा। अब मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक 3 डेफिनेशन बोली थी। कोडॉन ये वर्ड बोला था, एंटीकोडॉन बोला था और कोडोजेन बोला था। ओके, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने देखी। कोडॉन किसे बोलते हैं? जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट सीक्वेंसेस, ओके, प्रेजेंट ऑन सीक्वेंसेस ऑन दी एमआरएनए पे प्रेजेंट रहने वाली ट्रिपलेट सीक्वेंसेस। एमआरएनए को हमने ड्रॉ कैसे किया है बच्चों? दिस वन, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए मॉलिक्यूल। एमआरएनए मॉलिक्यूल पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। और एयूजी, जैसे मैंने बोला था कि एयूजी को हम इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे नजर आते हैं आपको, ये UAA, इट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन और टर्मिनेटिंग कोडॉन।
इन्हें क्या बोला था हमने, टर्मिनेटिंग कोडॉन बोला था। तो ये जो ट्रिपलेट बन रहे हैं ना यहाँ पे, तीन तीन से कंबाइन होके जो बन रहे हैं, इसे हम कोडॉन बोलते हैं। तो mRNA पे अगर सीक्वेंसेस बनती है ट्रिपलेट की तो उसे हम बोलेंगे कोडॉन। अगर वही tRNA पे बनेगी तो हम उसे बोलेंगे एंटीकोडॉन, और वही अगर डीएनए पे बनेगी तो उसे हम बोलेंगे कोडोजन। तो इतनी चीजें याद रखनी है। कोडॉन बोलते हैं जो mRNA पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है ट्रिपलेट, एंटीकोडॉन बोलते हैं जो tRNA पे सीक्वेंसेस ट्रिपलेट प्रेजेंट रहेगी, और कोडोजन बोलेंगे जहां पे डीएनए पे ट्रिपलेट सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहेगी। ये तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फिर से हमने क्या देखा है, जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल है, टीआरएनए मॉलिक्यूल जो साइट है एंटीकोडॉन की, वो कोडॉन के साथ कंबाइन होती है। कोडॉन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है। अब अगर कोडॉन के साथ कंबाइन हो रही है बच्चों, तो कोडॉन के साथ कैसे कंबाइन होगी, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसा हमारा टीआरएनए मॉलिक्यूल है। ओके, ये रफ डायग्राम है, हमने पर्टिकुलरली डायग्राम देखी। ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, 1 2 3। अब ये तीन जो है, ये तीन के साथ कंबाइन होगी। अगर कंसिडर करो कि यहाँ पे ए यू जी है, अगर यहाँ पे ए यू जी है सीक्वेंसेस, तो यहाँ पे तीन कोडॉन कौन से हो गए, यू ए सी। तो ये हमारा हो गया कोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन कंबाइन होता है mRNA पे प्रेजेंट रहने वाले कोडॉन के साथ में। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये mRNA के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले कोडॉन के साथ में ये कंबाइन होगा। तो तब उसे बोला जाता है कि इट इज, तब इसे बोला जाएगा कि ये कंबाइन हो रहा है। डायग्राम, इसको मैं आपको एक पर्टिकुलरली डायग्राम निकाल के दे रही हूँ जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं पूरा सीक्वेंस नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ इतना दिखाऊंगी कि अगर ए यू जी, ये हमारा ए यू जी है, और यहाँ पे अगर टीआरएनए मॉलिक्यूल आया, ये हमारा टीआरएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, टीआरएनए मॉलिक्यूल है, ये एंटीकोडॉन है इसके नीचे के जो है। तो अगर ये अगर ये हमारे, तो हमें पता है यहाँ पे mRNA में ए यू जी, इसे हमने इनिशिएशन बोला है, इनिशिएट करता है mRNA को। तो ऑब्वियसली अगर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेगा तो ये कौन सा होगा बच्चों, ये कौन सा होगा, ए के साथ जाएगा यू, यू के साथ जाएगा ए, और सी के साथ जाएगा जी। तो ये हमारा सीक्वेंस डिसाइडेड होता है कि ए के साथ ऑलवेज कंबाइन विथ ए, ऑलवेज कंबाइन विथ यू, दैट इज एडेनाइन कंबाइन विथ यूरासिल, गुआनाइन कंबाइन विथ साइटोसिन। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको मेंशन किया है कि एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए कंबाइन विथ कोडॉन ऑफ mRNA। और हमने देखा है कि 3 प्राइम पोजीशन पे अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट प्रेजेंट रहती है, जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट रहने वाले अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करती है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करती है। इसीलिए यहाँ पे 3 प्राइम पोजीशन पे आपको बोला गया है कि इट इज अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट। ओके, सो ये हो गया हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव टू डिस्कस एंजाइम। अब हमें एंजाइम को डिस्कस करना है। क्या बोलेंगे बच्चों हम एंजाइम को, एंजाइम को क्या बोलेंगे, एंजाइम का काम क्या होता है, कि एंजाइम का सबसे बड़ा काम है कि वो, एंजाइम का सबसे बड़ा काम है कि वो इन रिएक्शन को इनिशिएट कराता है। आज हमें डिस्कस करना है एंजाइम। एंजाइम क्या करा रहा है, इट स्टार्ट टू इनिशिएट, इट इनिशिएट और एक्सिलरेट द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट कराने का काम, कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट कराने का काम कौन कर रहा है बच्चों, एंजाइम कर रहा है। एंजाइम कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम, मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस, इन एक्सेप्शन, राइबोएंजाइम, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लिएज are not protein। ये क्या नहीं है,
प्रोटीन नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम होंगे वो प्रोटीन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल मेंशन किया है राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस, जो प्रोटीन नहीं है। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम कैसे बनता है? तो एंजाइम इज द टर्शरी प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एंजाइम इज द टर्शरी प्रोटीन। हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा है बच्चों, देखो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे देखा है, दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कैसे देखा है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमने प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे देखा है, देखो ये ग्लोब्यूल फॉर्मेशन, जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होके ग्लोब्यूल फॉर्मेशन कर रही है, उसे हमने क्या बोला है बच्चों, उसे हमने क्या बोला है, इट इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और टर्शरी स्ट्रक्चर से बनता है एंजाइम। अगर आपको कभी भी आपके नीट के एग्जाम में रहे, सीईटी में रहे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा प्रोटीन है। तो एंजाइम कौन से प्रोटीन से बनता है, स्ट्रक्चर से बनता है, तो एंजाइम बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, उससे बनता है एंजाइम। ओके, सो इट इज अबाउट द एंजाइम्स। तो आप लोगों को पता है कि थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस और केमिकल मैकेनिज्म ऑकर इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस कैरी आउट होती है, केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होती है। तो उन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता है। इफ एंजाइम इज प्रेजेंट, अगर एंजाइम प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी मतलब ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो आप लोगों को पता है हमारा स्टमक है, स्टमक में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, सुक्रोज होता है, उसे तोड़ा जाता है, तोड़ के मरोड़ के फिर उसका एक जूस फॉर्म में उसका फ्लूइड बनता है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी खाते हैं हम, उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्शन करने के लिए रिएक्शंस कैरी आउट होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होती है। तो वो रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए, उन रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे स्टमक के अंदर रिएक्शंस होती है, हमारे डिओडिनम में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लीवर में, हमारे हर जगह पे आपको रिएक्शंस नजर आएंगे। तो रिएक्शंस अगर हो रही है, तो रिएक्शंस होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें इनिशिएट कराने के लिए, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो होता है वो एंजाइम होता है। अगर रिएक्शन प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगा, हाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगा, हाई। हाई स्पीड से मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल सुक्रोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है, अगर एक मिनट के अंदर अगर एंजाइम प्रेजेंट है, तो बोल रही है अगर 1 मिनट के अंदर 10 सुक्रोज के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, तो ये कब होगा, जब एंजाइम प्रेजेंट होगा। अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहा, इफ एंजाइम इज absent, अगर एंजाइम absent है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो लो हो जाएगा, और वेरी लो होगा। लो हो जाएगा मतलब वेरी लो होगा, मतलब जो 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल सुक्रोज के ब्रेक डाउन हो रहे थे, वो 1 मिनट में 1 या फिर 2 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए। मतलब क्या कि अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, अगर एंजाइम absent है तो रिएक्शन का रेट स्लोअर डाउन हो जाए। ओके, तो ये है एंजाइम प्रेजेंट रहना, मतलब रिएक्शंस तो हो रही हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग फ्लूइड्स बन रहे हैं। अगर फ्लूइड्स बन रहे हैं तो उन्हें रिएक्शंस के फॉर्म में उन्हें हेल्प करने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने इसे बोला है, अगेन इट इज कॉल्ड एज अ बायो कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे हम इसे, बायो कैटालिस्ट बोलेंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट, एक्सेलरेट या फिर कैटाबोलाइज करने का काम कौन करता है, एंजाइम। लेकिन एक बात ध्यान में रखना एंजाइम की, एंजाइम कभी भी खुद चेंज नहीं होता, एंजाइम सिर्फ यूज होता है।
चेंज नहीं होता। अगर कोई मॉलिक्यूल यूज करना है या स्प्लिट अप करना है तो एंजाइम सिर्फ उसे हेल्प करेगा। एंजाइम क्या करेगा? हेल्प करेगा। एंजाइम उसे खुद को चेंज नहीं